मेरे पति कैंसर के कारण बिस्तर पर पड़े थे, जिस वजह से उनको मुंह का लकवा मार गया। वो कुछ बोल नहीं पाते थे, पर हमेशा स्टोर रूम की तरफ इशारा करते रहते। मैं स्टोर रूम में जाकर देखती तो वहाँ कुछ नहीं होता। मुझे लगता उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है और मैं उनके इशारों को टाल देती। एक दिन मेरे पति का देहांत हो गया। मैं बहुत कोशिश की खुद को संभालने की। 13वीं के बाद सब मेहमान चले गए। बेटा रजत और बहू राधा दोनों डॉक्टर थे। बाप के देहांत के बाद दोनों ने मुझे अपने साथ ले जाने को कहा, पर मेरी सहेली ने बेटा और बहू के साथ रहने को साफ मना कर दिया, क्योंकि कमाने वाली बहू को बूढ़ी सास जरा भी पसंद नहीं होती। तेरे वहाँ जाने से उनकी स्वतंत्रता में बाधा आएगी और वह तुझे ताना मार मार कर तेरा जीना हराम कर देंगे और तेरी सारी प्रॉपर्टी बेचकर और घर के सब पैसे लेकर तुझे एक एक पैसे के लिए तरसाएंगे। पर मेरे पास बेटे और बहू के साथ जाने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं था। 60 साल की उम्र में मेरे घुटनों के दर्द की वजह से मुझे हमारा राशन दुकान चलाना भी आसान नहीं लग रहा था। 13वीं का पूरा खर्च मेरे बेटे ने उठाया, पर छोटे मोटे खर्च के लिए बेटे के सामने हाथ फैलाना मुझे पसंद नहीं था और हमारे बचाए हुए थोड़े पैसे मुझसे खर्च हो गए थे। अब परिस्थितियाँ ऐसी थी कि मेरे पास 10 रुपए भी नहीं थे। इतने में राधा बोली, माँ मुझे बताओ कि कौन से कपड़े रखने हैं, मैं आपका बैग पैक कर रही हूँ। जब राधा ने ऐसा कहा तब मैं उसे कुछ कह नहीं पाई, चुप रहकर उनके साथ दिल्ली आई। रजत और राधा ये दोनों मेरा बहुत ख्याल रखते थे। हम सब साथ बैठकर खाना खाते थे। उनकी याद नहीं आनी चाहिए, इसलिए दोनों मुझे बहुत खुश रखने का प्रयत्न करते थे। मेरा 10 साल का पोता रजित तो दादी दादी कहते हुए मेरे पीछे पीछे भागता था। मैंने कोई भी चीज़ मंगाई नहीं कि वह मुझे तुरंत ला कर देता था। ये सब देखकर मेरे मन को बहुत शांति मिलती थी। मैं सोचने लगी कि लोग बेवजह ही आजकल के लड़के और लड़कियों को बदनाम करते हैं और कहते हैं कि बूढ़े माँ बाप का सम्मान नहीं करते, उनकी देखभाल नहीं करते। खासकर बहू कमाने वाली होगी तो सास को ठोकरों पर रखेगी। लेकिन मैंने देखा कि ये सारी सिर्फ बातें थी। हर उंगली की तरह हर बहू सेम नहीं होती। आज सबने बाहर घूमने का प्लान बनाया था। हम सब मॉल में गए। उधर घूमते घूमते रजत और राधा एक दुकान में कुछ खरीदारी के लिए रुके। मैं और रजित थोड़ा आगे गए। गोलगप्पे की दुकान देखते ही रजित बोला, दादी मुझे गोलगप्पे खाना है। मेरे ऊपर जैसे बिजली ही गिर गई, क्योंकि मेरे पास तो पैसे ही नहीं थे। दिन में कभी मुझे पैसे की जरूरत ही नहीं पड़ी, अभी क्या करें। मेरा उदास चेहरा देखकर रजित वापस बोला, ले दो ना दादी प्लीज, माफ कर बेटा, मेरा पर्स मैं घर ही भूल गई। मेरे ऐसे ही बोलते रजत मेरी तरफ एक अलग नजरों से देखने लगा। उसको लगा कि गोलगप्पे लेने नहीं है, इसलिए दादी बहाने बना रही है। पर मैं क्या कर सकती थी, मुझे खुद ही शर्म आ रही थी। मैं कैसी दादी हूँ जो अपने पोते को गोलगप्पे भी नहीं लेके दे सकती। हमने बाहर ही खाना खाया। राधा ने मेरी पसंद की पनीर की सब्जी ऑर्डर की थी, पर मुझे पसंद नहीं आ रही थी। घर आने के बाद सबने थोड़ी देर टीवी देखा। रजत सोने गया। रजत को क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए मैं देखने के लिए राधा उसके रूम में गई। मैं भी मेरे रूम में सोने जा रही थी, तभी मुझे रजत की आवाज़ सुनाई दी, मम्मी दादी बहुत कंजूस है, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो बेटा। हाँ मम्मा, हम जब मॉल में घूम रहे थे तब मैंने दादी से गोलगप्पे मांगे। वह कहने लगी मेरा पर्स घर पर भूल गई हूँ। यह अच्छा है क्या मम्मी, कंजूस दादी। रचित क्या है, दादी के बारे में ऐसा बोलने से पहले तुमने सोचा नहीं क्या? तेरी दादी इस वक्त कितनी दुखी है तू समझ नहीं सकता। दादी को कितना दुख है बेटा। दादी और दादाजी गांव साथ रहते थे, तभी अचानक दादाजी हम सबको हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। जिस व्यक्ति के साथ हम 24 घंटे रहते हैं, साथ उठना बैठना खाना पीना हम साथ करते हैं, हम सब अपना सुख दुख बांट लेते हैं, वही व्यक्ति अगर अचानक हमको छोड़कर चला जाता है तो कितना दुख होता है तू अभी नहीं समझ सकता। सोच, अचानक तेरी मम्मी पापा तेरे से बहुत दूर गए, इतने दूर कि वह कभी वापस नहीं आए, तब तुझे बुरा नहीं लगेगा क्या? नहीं मम्मी, मैं तुम दोनों के बिना नहीं रह सकता। रचित बोला, बेटा फिर सोच कि दादी जी बिना दादाजी के कैसे रहती होंगी। ऐसी परिस्थिति में वह अपना पर्स घर भूल गई होंगी। तूने उनको कंजूस कहा, उनका प्यार तुझे नहीं दिखा क्या? जब भी तुझे स्कूल से आने में 10 मिनट भी लेट हो जाता था तब वह बालकनी में खड़ी रहकर तेरी राह देखती थी। उनके घुटने का दर्द करते हैं तब भी। बेटा किसी के बारे में अपनी राय बनाने से पहले उस व्यक्ति के दृष्टिकोण से सोचना चाहिए। ये बातें सुनकर मुझे मेरी बहू पर बहुत अभिमान हुआ। उसकी जगह अगर मैं रहती तो कदापि मैं अपने लड़के को इतनी अच्छे से समझा नहीं पाती। दूसरे दिन सुबह रजत ऑफिस गया और अजित स्कूल। राधा ऑफिस में जाते जाते मेरे हाथों में कुछ पैसे देने लगी। ये क्या है बेटा, मुझे पैसों की क्या ज़रूरत है? मैं बोली, माँ किसको कब पैसे की ज़रूरत पड़ जाए कह नहीं सकते। आप मंदिर जाते हो, कभी दान पेटी में डालो, कभी रचित कोई चीज़ मांगे जिद करे तो उसे आप दिला देना। पर बेटा माँ
जब यही पैसे अगर रजत आपको देते तो आप लेने से मना नहीं करते? आपकी बहू भी कमाती है, आप अपनी बहू से पैसे क्यों नहीं ले सकती? राधा का कहकर सुनकर मेरी आंखों से आंसू आने लगे। मुझे अपने पति की याद आने लगी कि अगर वो आज जिंदा होते तो बहू की ऐसी सोच देखकर फूले ना समाते। जो मेरा बेटा नहीं समझ सका वह मेरी बहू ने समझा। मेरी बहू जैसी बहू सबको मिले। मैंने भगवान से प्रार्थना की ऐसी बहू मुझे हर जन्म में मिले। अगले दिन मेरी बहू और बेटी ने मुझे कहा, चलो माँ कुछ दिन के लिए गांव चलते हैं। ये सुनकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आखिर रजत के पापा के साथ बिताए हुए पलों से जो मिलना था। हम गांव पहुंच गए। वहां जाकर ऐसा लगा जैसे रजत के पापा आज भी उस घर में हैं। राधा घर की सफाई कर रही थी, तभी उसे बेड के गद्दे के नीचे से एक लेटर मिला। बहू ने लेटर पढ़कर मुझे सुनाया, सुजाता मुझे अपनी बीमारी का पहले ही पता चल गया था, पर मैंने तुम्हें नहीं बताया कि तुम परेशान हो जाओगी। इस बीच मैंने तुम्हारे बुढ़ापे के लिए कुछ पूंजी जमा की थी जो उस स्टोर रूम में हमारी शादी की तस्वीर के पीछे रखी है। यह देख मेरी आंखों में आंसू आ गए और अपने बेटे और बहू को गले लगा लिया। मेरे पास तो मेरी सबसे बड़ी पूंजी मेरा बेटा और मेरा बहू है। लोग बिना कारण कुछ कमाती बहुओं का दुर्व्यवहार देखकर सब कमाती हुई बहुओं को दोष देते हैं। कुछ बहुएं राधा जैसी समझदार, सुलझी और बड़ों का आदर करने वाली होती हैं। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।